नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए चर्चा कर लेते हैं। आज भी छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। इन 7 सीटों पर कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। सभी सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं बात यदि प्रचार प्रसार को लेकर के की जाए तो दोनों ही पार्टियां अपना दमखम दिखाने में लगी हुई है। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी कि इस बार किसकी सत्ता होगी और कौन प्रधानमंत्री बनेगा। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जो है हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर शिल्पा जी हैं आज कांग्रेस से, और बात कर ले यदि बीजेपी की तो परेश जी हैं, बीजेपी के पूर्व विधायक, और विनोद खेड़ुली जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता विश्लेषज्ञ, राजनीतिक विश्लेषज्ञ, और दुलारे अंसारी जी हैं, ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ से। आप सभी मेहमानों का वीआईपी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। बिना देरी के मैं परेश जी से सवाल कर लेती हूँ। परेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 पार का, और लगातार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से छत्तीसगढ़ में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कितनी सीटों पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कैसे? देखिए, ऐसा है कि जो 10 साल मोदी जी का कार्यकाल रहा है, उसमें पूरे गरीबों की जिंदगी में कायाकल्प हुआ है। चाहे वो शौचालय का मामला हो, चाहे घर में नल कनेक्शन बुलाने का मामला हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर पहुंचाने का मामला हो, और चाहे वो मकान बनाने का मामला हो, जिसको कि कांग्रेस ने रुकवा दिया था 18 लाख मकान को, चाहे वो किसान सम्मान निधि का मामला हो, चाहे विष्णुदेव जी साय जी की जो सरकार है उसने मैतारी वंदन योजना के अंतर्गत हजार रुपए जो पहुंचाया है, चाहे वो किसानों को जो अंतर की राशि 917 रुपया प्रति क्विंटल देने का मामला हो, चाहे 2 साल का बोनस देने का मामला हो, और चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, चाहे वो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, ब्रिजेज बनाना हो, रेलवे लाइन के दोहरीकरण तिहरीकरण करने का मामला हो, एयरपोर्ट हो, बंदरगाह हो, इस प्रकार से सारी चीजों का इतना ज्यादा सारा काम इन्होंने किया है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम किया है। इस प्रकार से गरीबों के जीवन में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। तो 30 करोड़ जनता यहाँ पर ये ठान के बैठी है, संकल्प लेके बैठी है कि हमको भारत को विकसित देश बनाना है 2047 तक। तो इस कारण से मैं ये मानता हूँ कि यहाँ की जनता भी, छत्तीसगढ़ की जनता भी, जो चुनाव हुए हैं वो चारों की चारों सीट भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आसानी से जीत रही है। जी, और चलिए मैं डॉक्टर शिल्पा जी हैं उनसे भी जान लेती हूँ इसी को लेकर के। शिल्पा जी, देखिए, परेश जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार विकास के कार्य कर रही है। क्या कुछ कहेंगी? आपने सुना अभी परेश जी को। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल से जो देश में शासन कर रही है, आज 10 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता मांग रही है। परंतु देश की जनता जिस समस्याओं से परेशान है, जिस मुद्दे पर बात करना चाहती है, चाहे वो महंगाई की बात हो, युवा चाहे बेरोजगारी से पीड़ित हो, महिलाएं पीड़ित हो, जिस प्रकार से देश में समस्याएं घिरी हुई है, उन समस्याओं पर 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देने की जब बारी आती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता उस रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात करने से कतराते हैं। वो स्पष्ट तौर से नहीं बताते कि जो उन्होंने वादा किया था, जिस लोक लुभावन वादे के साथ उन्होंने सत्ता हासिल की थी कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, तो वो कहाँ है? 15 लाख हर किसी के खाते में आएंगे, तो कहाँ है? महंगाई 100 दिन में कम होगी, तो कहाँ है? तो 100 दिन में महंगाई कम करने वाली बात को लेकर के मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आज डीजल और पेट्रोल के दाम जो है 100 रुपए से पार कर दिए प्रति लीटर। तो जनता भी देख रही है, जनता समझ रही है और समस्याओं से जूझ रही है, महंगाई से पीड़ित है। चाहे तेल और आटे की बात करिए, दूध दही पर जीएसटी की बात करिए। जी, जैसे आप भारतीय जनता पार्टी से 10 साल का रिपोर्ट कार्ड मांग रही है, क्या कांग्रेस ने अपने 70 साल का रिपोर्ट कार्ड दिया है? देखिए, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? तो कांग्रेस ने ये जो देश के नवनिर्माण से लेकर के देश को एक विकास की गति की ओर ले जाने का कार्य किया, तो कांग्रेस ने किया है। एक समय था जब देश में सुई बनना भी पॉसिबल नहीं था, और कांग्रेस ने सुई से लेकर के हर वो उपकरण बनाए
चाहे वो दूसरे IIT हो, IMP हो, सेल भेल जैसी और भाखड़ा नांगल बांध हो, हीराकुंड जैसे बांध हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर नव निर्माण में, देश के नव निर्माण में कांग्रेस का योगदान रहा है। हर मशीनरी आइटम में कांग्रेस का योगदान रहा है। जो सार्वजनिक उपक्रम ये बेच रहे हैं ना, वो कांग्रेस नहीं बनाए थे। 30 उपक्रम जो बड़े सार्वजनिक उपक्रम इन्होंने बेच दिए हैं, तो वो बनाया कौन था? भारतीय जनता पार्टी के नेता से मैं पूछती हूँ कि जिसे बेच रहे हैं उसे कांग्रेस ने ही बनाया था। आज इंजेक्शन की बात हो, वैक्सीन की बात हो, लोगों को एक देशभक्ति की भावना जगाने की बात हो, स्वतंत्र देश में रहने की बात हो, ये कांग्रेस ने ही किया है। जी परेश जी, क्या भारतीय जनता पार्टी ने विकास अरे नहीं जी, किया? मेरी क्या आवाज आ रही उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आयुषी, किया? मेरी आवाज जी आ रही है? जी दुलारी जी। आयुषी, परेश परेश जी, जब आप ये बात करते हैं कि हमने मातारी वंदन योजना लाया और हमने 2 साल का बोनस दिया, तो मुझे याद आता है कि 2 साल का बोनस आपने नहीं दिया, ये भी आप बताइए देश की जनता को और प्रदेश की जनता को कि हम इतने अहंकारी हो गए थे कि हमने 2 साल का प्रदेश की जनता का बोनस रोक दिया था। हाँ, जब जी मैं बताऊं, जब रमन सिंह से आपके कार्यकर्ता मिलने जाते थे, उनके PSO हाथ से मारते थे, बंदूक से मारते थे, वो दिन भी आपको याद रहना चाहिए। इस सवाल का भी जवाब देश जानना चाहता है और पूरा प्रदेश जानना चाहता है। मतारी वंदन की जब आप याद आते हैं तो मुझे हंसी आती है कि एक तरफ आप मातारी वंदन योजना देने की बात करते हैं, तो जनवरी और फरवरी का पैसा कहाँ गया? खैर, आप सरकार में है तो इसलिए सवाल पूछने का अधिकार हमारा आप ही से है कि जनवरी और फरवरी का पैसा कहाँ गया। आप जब बात करते हैं महतारी वंदन योजनाओं का, तो पतियों के जेब से आप पैसा निकाल रहे हैं शराब के बहाने और महतारियों के जेब में आप पैसा डाल रहे हैं। ऐसा कौन सा आपदा आ गया था छत्तीसगढ़ में, इतनी कितने बड़े रेवेन्यू की आवश्यकता पड़ गई थी कि आपने 10% से लेकर के तो 30% तक शराब के रेटों में आपने वृद्धि कर दी? इन 3 सवालों का जवाब दीजिए जो देश की जनता और प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि एक तरफ आप शराब की बात करते हैं, एक तरफ शराब की दुकान बंद करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपका रवैया ये होता है कि आप शराब के दुकानों शराब के बोतलों पर रेट बढ़ा देते हैं। जी ये क्या परेश जी। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जो बोल रहे हैं? नहीं, मैं प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कांग्रेस से भी सवाल प्रवक्ता हैं पूछूंगा। जो बोल रहे हैं? नहीं, कांग्रेस के करीब प्रवक्ता की बात बताइए, नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता है क्या जो बोल रहे हैं? कौन मैं कौन बात परेश कर रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। परेश जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरे को आवाज आ रही है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं क्या? नहीं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं एनालिसिस बता रहा हूं जो देश की जनता, जो प्रदेश की जनता जो ग्राउंड रिपोर्ट पे पूछ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं जवाब दे रहा हूं। आप जो बोल रहे हैं कि डॉक्टर रमन सिंह जी के यहाँ लोग जाते थे तो उनको बंदूक से भगाया जाता था, ये किया जाता था, ये कोरा झूठ बोल रहे हैं। आप सफेद झूठ बोल रहे हैं, मैं इसका खंडन करता हूं। दूसरी बात यह है कि 2 साल का जो बोनस नहीं दिया था, उस 2 साल को बोनस को देने के लिए गंगा जल हाथ में रख करके कांग्रेस ने कसम खाई थी कि हम वो बोनस जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया था वो हम देंगे, लेकिन उन्होंने उस वादे को पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा था कि हम कांग्रेसियों का पूरा कर्जा माफ करेंगे, लेकिन कमर्शियल बैंक का कर्जा इन्होंने माफ नहीं किया। और जहां तक अब अन्य योजनाओं के और क्या सवाल थे आपकी तरफ बताइए। आपने एक साथ में सारे कांग्रेस की बात कह दी थी, पूछिए आप। मैं शराब, मेरा अहम सवाल ये भी था। देखिए क्या होता है अगर मैं कांग्रेस। परेश जी, मेरी आवाज जा रही है? परेश जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। देखिए, मैं जितने तीखे सवाल बीजेपी से करता हूँ उतने तीखे सवाल कांग्रेस की भी जब बारी आई तो कांग्रेस से भी करूंगा। तो ये आरोप लगाना। दुलारी जी एक मिनट देखिए परेश जी, बात यहाँ पर हो रही थी शराब घोटाले को लेकर के और शराब को लेकर के कि आपने शराब के जो दाम है वो बढ़ा दिए हैं छत्तीसगढ़ में, और इसी पर लेकर के दुलारी जी आपसे सवाल कर रहे थे। जी मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। शराब का दाम इस कारण बढ़ाया ताकि लोग शराब कम वहां पर स्टॉल नहीं चल रहे हैं, 2 काउंटर नहीं चल रहे हैं। एक काउंटर जो सीधा 10 जनपद में या भूपेश बघेल जी के तिजोरी में जाता था वो राजस्व, और दूसरा राजस्व जो सरकार के पास जाता था। 2 काउंटर नहीं चल। यहाँ पर जो रेट बढ़ाया गया है वो शराब की आदत लोगों को कम पड़े, इस कारण उसके रेट बढ़ाए गए हैं। और पूछिए, कोई सवाल है?
जी, हमारे साथ वहीं पर विनोद जी भी बने हुए हैं। विनोद जी, देखिए लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के दोनों ही पार्टियों की ओर से तैयारियां देखने को मिल रही है। दोनों ही प्रवक्ताओं को आपने सुना है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, चुनाव को अब ज्यादा दिन नहीं है, 7 तारीख को चुनाव है, इसलिए दोनों पार्टी ने अपने अपने चुनाव प्रचार में कमर कस ली है। जहां पे एक समय अभी कोरबा में प्रियंका गांधी का शो, मतलब प्रियंका गांधी ने लोगों को संबोधित किया। वहीं पे कल विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जो है, उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है गुड़ियारी पड़ाव में। लेकिन एक चीज मैं देखना चाहूंगा, एक चीज मैं परेश बागबारा जी से एक चीज पूछना चाहूंगा। सरकार यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है। मैं इस दिन 2 दिन पहले भी ये सवाल किया था। आपके सरकार रहते हुए छत्तीसगढ़ में एक दिन में 22 से 25 ट्रेन कैंसल होती है। मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दीजिए आप। देखिए, जो ट्रेन कैंसिल जो हो रही है ना, वो क्योंकि रेल पटरी बिछ रहा है। जो अंग्रेजों के जमाने में जो रेल पटरी बिछा था, उसके बाद से कांग्रेस की सरकार ने कभी रेल पटरी बिछाने का काम ही नहीं किया। थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का काम करते थे। अभी जो रेल पटरी लगातार बिछ रही है, दुनिया भर के नए नए रेल के लाइन वहां पर शुरू हो रहे हैं, इस कारण से ट्रेनें कैंसिल होती है। ये आपको मालूम होना चाहिए। आप पढ़े लिखे जो हैं, पत्रकार हैं, आप इस बात को जानते होंगे। आप यहाँ पर घुमा फिरा के सवाल कर रहे हैं, लेकिन कैंसिल इसी कारण हो रहे हैं। जी, कोई शिल्पा जानबूझ जी, कर शिल्पा जी से सवाल ले लेती हूँ मैं। एक विनोद जी, एक सेकंड, शिल्पा जी से सवाल ले लेती हूँ। उन्होंने बात की थी अभी वैक्सीन को लेकर के, और वैक्सीन को लेकर के आपने अभी बात की कि जो वैक्सीन के डोसेस लगे हैं उसमें कई सारे मुद्दे सामने आए हैं। आप लोगों ने इस पर काफी सारा जो है भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था। क्या आपको ये नहीं पता है कि एक गोली पैरासिटामोल खाने के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं? तो क्या वैक्सीन लगाने से फायदे और नुकसान नहीं हो सकते? इस पर आप लोग राजनीति क्यों कर रहे हैं? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खुलासा हुआ है, आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर उसी में मिल जाते हैं। हम वैक्सीन का विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं एक चिकित्सक हूँ, पेशे से चिकित्सक हूँ, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हर दवाई का इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों होते हैं, मैं मानती हूँ। परंतु ये है कि गलत तरीके से जो इस वैक्सीन को प्रमोट किया गया था, ये इलेक्टोरल बॉन्ड आज हर एक, चाहे वो प्रदेश की जनता हो, चाहे वो देश की जनता हो, हर युवा, हर महिला, इवन हर वर्ग के लोग ये जान चुके हैं कि किस प्रकार से 52 करोड़ का चंदा ले करके उसे वैक्सीन को प्रमोट किया गया था। तो ये चीजें गलत है। और बाकी यह भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, वो मुद्दे से भटकाने के लिए उदाहरण जो करते हैं, उस पर वो बड़ा हास्यास्पद होता है, क्योंकि वो जनता के मुख्य जमीनी स्तर के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। मैंने पहले ही कहा था, इनके रिपोर्ट कार्ड देने की बारी है। सत्ता में ये है, जब सत्ता में ये शिल्पा जी, सवाल में आयुषी ये चला रहे हैं, तो सवाल इनसे नहीं पूछे जाएंगे तो किनसे पूछे जाएंगे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो जमीनी स्तर के सवाल है, मुझ पर पूछने पर भी आपत्ति होती है, तो इसमें मुझे बिल्कुल दिखाई देता है कि ये अपने मुद्दों से भटकने की किस प्रकार से कोशिश करते हैं। और राजनीति की बात हो तो ये असल मुद्दों पर कितना भी भटकाने की कोशिश करें, कांग्रेस जो है लोकसभा चुनाव जनता के असल मुद्दों पर ही लड़ेगी, चाहे भाजपा के लोग अच्छा, इससे ठीक है शिल्पा भटकाने जी, की कितनी शिल्पा जी, कोशिश करें। फिर आप मुझे ये बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं और कितनों पर आप जीत हासिल कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें आएंगी छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी का तानाशाह और अधिनायकवाद किस तरीके से संपूर्ण देश में हावी हो गया है, किस प्रकार से पूंजीपति मित्रों के लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। और कांग्रेस की सोच है कि हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, महिला हो, युवा हो, उसके उत्थान के बारे में बात करती है। अपने मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस ने हर वर्ग के आर्थिक समानता की बात की है। और अंत में यह बोलना चाहूंगी कि लोकतंत्र में हर वर्ग के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तरक्की ही मुद्दा हो सकते हैं। जी, वही इस पर दुलारी जी, मैं सवाल में आयुषी मैं सवाल जोड़ दूं शिल्पा जी। मैं एक उदाहरण के तौर पे ये बात समझाना चाहता हूँ कि किसी आदमी ने इस पार्टी को चंदा दिया और वो आदमी कल किसी केस में पकड़ा गया, तो वो आदमी जिम्मेदार है या उसके लिए सरकार जिम्मेदार है?
अगर जिस तरीके कोवैक्सीन से की कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड में तमाम खुलासे हुए हैं, उसका उत्तर जो है आपको आपके सवालों के जवाब देता है। सवालों के जवाब इलेक्ट्रोल बॉन्ड नहीं देता है। सवालों के जवाब देने के लिए आप बैठे हुए हैं, सवालों के जवाब देने के लिए बाघ बहरा जी बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को सवालों के जवाब देने हैं कि क्या कोविड शील्ड बनाने वाली कंपनी ने अगर चंदा दिया और कल उसके दवाई में कोई खराबी निकल गई तो इसके लिए वो कंपनी जिम्मेदार है या उसके लिए तत्कालीन सरकार जिम्मेदार है? ऐसे समय में तो आपके समय भी बहुत सारे चीजें हुई मैं थी। वैक्सीन क्यों नहीं बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ जिस प्रकार से चंदा वसूली की गई है भारतीय जनता पार्टी के अपने स्वार्थ के लिए, वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें अपना स्वार्थ कहां से दिखाया? उस टाइम तो कोविड का वक्त चल रहा था, लोग मर रहे थे और इसमें कहीं ना कहीं वैक्सीन बनाने की तो काफी जरूरत थी उस समय। और कितने लोगों की मौत इस दौरान हो गई है, जिस प्रकार से कांग्रेस कह रहे हैं कि युवाओं की मौत हो रही है। देखिए वैक्सीन बनाई उन्होंने और वैक्सीन की कहीं ना कुछ गाइडलाइंस होती हैं, चीजें होती हैं, उसके हिसाब से तो उन्होंने सारा पहले भी क्लियर किया था। जी निश्चित रूप से, लेकिन इसके साथ ही यही तो सामने आया है कि जो वैक्सीन थी उस वैक्सीन में किस प्रकार से चंदा वसूली की गई है और इसी चंदा वसूली के कारण इसे प्रमोट किया गया है। तो बात यही पर आती है घूम फिर के कि जिस प्रकार से उस वैक्सीन के लिए चंदा वसूली की गई है, तो ये चंदा वसूली का चंदा लो, इस टाइप की चीजें जो समीकरण सामने आए हैं वो देश की जनता समझ गई है। जी परेश जी भी है हमारे साथ। परेश जी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का एक सवाल जोड़ देता हूँ आयुष, एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड का सवाल जोड़ देता हूँ मैं शिल्पा जी में। शिल्पा जी 6,000 करोड़ का चंदा मिलता है इनको, बीजेपी को 4,000 करोड़ के आसपास आपके अलायंस में भी जो लोग हैं उनको भी मिलता है, तो चंदा दोनों ही पार्टी को मिला। तो ये नहीं लगता आपको कि ये जो हम आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे जो अभी बयानबाजी हो रही है, ये बयानबाजी ना होकर आप लोगों को कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट के दरवाजे खटखटाने चाहिए। और एक बड़ा स्कैम बार बार कहा जा रहा है, देश का सबसे बड़ा स्कैम है, तो मुझे नहीं लगता है कि शारदा घोटाला से बड़ा घोटाला है ये, 2G स्पेक्ट्रम जो घोटाला हुआ था उससे बड़ा घोटाला है। तो ये आंकड़ों में ये 10,000 के आसपास का घोटाला दिखता है, ये बहुत बड़ा घोटाला नहीं दिखता अगर आंकड़ों पे बात करें तो आपको नहीं लगता कि इन पे अभी मुद्दे बयानबाजी ना हो के रोजगार की बात करनी चाहिए, शिक्षा की बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए और धैर्य रखना चाहिए कि कोर्ट का फैसला इसमें क्या आता है? हमें न्यायपालिका पर बिल्कुल निश्चित रूप से भरोसा है। हम हर मंच से ये कहते हैं कि हम न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं और कांग्रेस हमेशा मुद्दों की ही बात करती है। आज जो बात हम करते हैं वो युवाओं की बात करते हैं, वो शिक्षा की बात करते हैं, भटकाने का काम, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं कि मुद्दों से भटकाने के लिए युवाओं को यदि रोजगार देने की बात होती है तो वो पकौड़े तलने की बात करते हैं। तो इस तरीके के जो शब्द आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से आते हैं। कांग्रेस तो जमीनी स्तर पर किसानों की बात करती है, चाहे उनके कर्ज माफ करने की बात हो। अभी मेरे भाई कह रहे थे किसानों के कर्ज माफ हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी कर्ज माफ हुए हैं। जो किसान हैं उनके कर्ज माफ हमने किए हैं निश्चित रूप से। और भारतीय जनता पार्टी में ने किसके कर्ज माफ किए? पूंजीपतियों के कर्ज माफ किए। रिकॉर्ड देख लीजिए आप, तो अंतर पूरा स्पष्ट समझ में आता है। जनता भी समझदार है, जनता देख रही है कि मजदूरों के, महिलाओं के, किसानों के, हर वर्ग के हितैषी है, तो कांग्रेस पार्टी हितैषी है। जी परेश जी से लेती हूँ जवाब। मिलेगा क्या? जी परेश जी, आप उन्हीं का इंटरव्यू लेते रहोगे? जी परेश जी देखिए मैं सवाल कर लेती हूँ आपसे। परेश जी विकास को लेकर के जो है बात हुई है और कहीं ना कहीं हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में कोई भी विकास नहीं किया है, ना ही किसानों को जो है एमएसपी की मांगे जो है दी है उन्होंने, ना ही किसानों के लिए कुछ किया है। क्या कुछ कहेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 सालों में कोई भी विकास नहीं किया है? अरे अभी तो मैंने शुरू में तो पूरे विकास काम गिनवाए आपको हैं, और गिनवाऊं क्या आपको? अभी आपको आधा घंटा गिनवाता हूं, सुनिए। 11 करोड़ किसानों को सम्मान निधि दी गई 6,000 रुपए साल के हिसाब से। 11 करोड़ लोगों के घर में शौचालय बनाया गया। 10 करोड़ माताओं के घर में गैस सिलेंडर पहुंचाया गया। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाया गया। 6,000 गाँव। तो फिर लोग चुनाव का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? कई जगह पर जनता ने चुनाव का बहिष्कार किया है, सड़क नहीं है लोगों के लिए। आयुषी मैं सवाल जोड़ देता हूँ परेश जी से। परेश जी मेरी आवाज आ रही है?
परेश जी निकाला गया है ना, किसान कल्याण योजना के तहत फसल बीमा योजना लागू किया। 500 साल से जो अपमानित रामलला पड़े हुए थे एक टेंट के नीचे, उनको भव्य मंदिर बना करके 22 जनवरी को उनका प्राण प्रतिष्ठा किया परेश जी, गया। फिर ग्रामीण क्यों बहिष्कार कर रहे परेश हैं जी, लोकसभा चुनाव का? परेश जी, सड़क नहीं है उनके पास, परेश जी, इसलिए बहिष्कार किया जा रहा है नहीं, ग्रामीणों की परेश ओर जी, से। परेश जी, परेश जी, परेश जी, परेश जी, परेश जी, जब आप भगवान, परेश जी एक सवाल जोड़ दूं मैं, जब आप भगवान राम की बात करते हैं तो आप देश को ये भी बताएं कि भगवान राम मंदिर आपने बनाया या कोर्ट के फैसले से बना। जब आप भगवान राम की बात करते हो तो आप देश को ये भी बताएं कि बीजेपी ने कितना चंदा दिया और देशवासियों ने भगवान राम के मंदिर को बनने के लिए कितना चंदा दिया। तो आप जब बात करते हैं तो सिर्फ आप एक बात करते हैं, आपको दोनों तरफ की बात बतानी चाहिए कि क्या राम मंदिर में सवाल के जवाब दूंगा ना, आप सवाल कर रहे हैं तो जवाब दूंगा, आप सवाल भी करते हैं जवाब भी देते हैं। नहीं, मैं पूछता हूँ एकदम साफ, मैं परेश जी मैं एकदम साफ तौर पे पूछ रहा हूँ कि राम मंदिर आपने बनाया है, बीजेपी ने बनाया है या कोर्ट के फैसले से बना है? एकदम सीधा सवाल है मेरा। कि राम मंदिर का जो एजेंडा है हमारा पिछले 60 साल से एजेंडा है कि हमको राम मंदिर वहीं बनाना है अयोध्या में जहां रामलला पैदा हुए थे। इस कारण बीजेपी का एजेंडा था, शुरू से ही बीजेपी का एजेंडा है। और कोर्ट में हमने संविधान का मान सम्मान रखते हुए हमने उसको कोई जबरदस्ती नहीं बनाया, बल्कि संविधान के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके बाद वहां के ट्रस्ट ने, जो ट्रस्ट इतने साल तक उसको लड़ती रही, उसमें भारतीय जनता पार्टी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी सहयोग किया। पूरे देशवासियों का पैसा उसमें लगा, किसी एक पूंजीपति का पैसा नहीं लगा है, बल्कि पूरे देशवासियों का, किसी का 10 रुपया, किसी का 100 रुपया, किसी का 200 रुपया, जैसे जैसे लोगों की श्रद्धा थी लोगों ने लगाया। भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ताओं ने अपने तरफ से जो आर्थिक चंदा देना था वो दिया है। इस कारण से मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोष से उसको बनाया है, बल्कि इस देश के जो सनातनी हैं और सनातनी के अलावा जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी हैं, सारे लोग मिल करके रामलला के मंदिर में बनाने में सहयोग किए हैं। जी वही परेश जी, कई जगहों पर एक सेकंड दुलारे जी, कई जगहों पर जो है चुनाव का बहिष्कार भी हो रहा है। परेश जी क्या कुछ कहेंगे इस पर? क्योंकि आप ही की सरकार है, मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में भी हुआ, छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में भी हुआ, तो फिर लोग और ग्रामीण क्यों है जो चुनाव का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? देखिए, चुनाव का जो बहिष्कार कर रहे हैं और जो चुनाव में वोट डाल रहे हैं, अभी आप वोट का प्रतिशत देखिएगा, क्योंकि कांग्रेस के लोग और इंडी वाले पूरे तरीके से हतोत्साहित हैं, उन लोग वोट डालने निकल नहीं रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है और तीसरे बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। इस कारण पूरे उत्साह के साथ वहां मतदान कर रहा है। यहाँ का गरीब बहुत ज्यादा उत्साहित है कि तीसरे बार फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ताकि उनके जीवन में जो विकास, जो जिस प्रकार का विकास का मुद्दा आदरणीय प्रधानमंत्री ने 10 साल में किया है, वैसे ही ये देश आगे बढ़े और 2047 में पूर्ण विकसित भारत का निर्माण हो। इस कारण से बढ़ चढ़ करके एनडीए जो हिस्सा ले रही है, भाजपा हिस्सा ले रही है, जबकि कांग्रेस और उनके अलायंस जो है बिल्कुल अलग थलग पड़े हैं, उनके कार्यकर्ता जो है काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी 4 चुनाव हमने देखा है, इनके जो बाहर पोलिंग बूथ में स्टैंड लगे हैं वो वहां पर कोई बैठा नहीं रहता, कई जगह इनके पोलिंग एजेंट नहीं रहे हैं। जी शिल्पा जी से सवाल ले लेती हूँ अगला। शिल्पा जी, क्या इंडिया गठबंधन कमजोर होती हुई नजर आ रही है? यदि मैं बात करूं अभी पिछले समय की, तो इंदौर से जो प्रत्याशी थे अक्षय बम, उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ले ली और कई सारे ऐसे नेता कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं, तो क्या आपका गठबंधन कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, गठबंधन पूरी मजबूती के साथ देश में पूरे कार्यकर्ताओं के साथ बूथ लेवल तक के जो हमारी विचारधारा है उसे पहुंचाने का कार्य कर रही है। हमारी विचारधारा स्पष्ट है, हम देश के मूल समस्याओं पर बात करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से राजनीति बिल्कुल नहीं करते हैं। हम मूल समस्या, चाहे वो भुखमरी इंडेक्स की बात करूं, पूरे देश में हम पिछड़ते जा रहे हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देती है। बेरोजगारी, महंगाई की बात अब मैंने की, और इंडिया की जो करेंसी है वो एशिया के टॉप 10 करेंसी से बाहर चली गई है, इस पर वो जवाब देना नहीं चाहते। क्रूड ऑयल की कीमत कम हो गई है, परंतु पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही है। देश का हर वर्ग का व्यक्ति इससे जूझ रहा है।
किस पर बात करना नहीं चाहते? किसान आक्रोशित है, आंदोलित है, और विश्व में पहले ऐसी मोदी सरकार है जिसने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, किले चुभवाई हैं, वहां पर सड़कों में किले लगवाई हैं। तो ऐसा इतना जो निर्दयता से किसान भाइयों के साथ में शिल्पा जो जी, शिल्पा पूरा जी, विश्व देख रहा है। सवाल तो मेरा इसलिए शिल्पा जी, सवाल मेरा ये था आपसे कि आपकी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, प्रत्याशी जो हैं छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी की ओर क्यों रुख कर रहे हैं? यदि आपका संगठन मजबूत नहीं है, आपका इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं है, आप अपने प्रत्याशियों को नहीं समझा पा रहे हैं, क्या आपके प्रत्याशी आपके साथ नहीं खड़े हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव है और आपने उनको प्रत्याशी घोषित किया, ऐसे में आपकी पार्टी छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस बहुत पुरानी और मजबूत और संगठनात्मक पार्टी है। कई ऐसे जो अनुभवी नेता हैं वो कार्य करते हैं, परंतु ऐसी स्थिति जैसा कि आप बोल रहे हैं वो तभी बनती है जब व्यक्तिगत स्वार्थ या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ऐसे में यदि स्थिति बनती है तो उसे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ही कहा जाएगा, व्यक्तिगत स्वार्थ ही कहा जाएगा। इसके बाद भी पार्टी में कई ऐसे कार्यकर्ता हैं, लाखों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो बूथ लेवल तक कांग्रेस के विचारों को, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है, निश्चित रूप से मजबूती से कार्य कर रहे हैं और जनता से जुड़ी समस्याओं तो जनता हम पर भरोसा करती है। और इस बार जिस प्रकार से 100 रुपए पेट्रोल डीजल की कीमतें इन्होंने रखी है, जनता इन्हें 100 सीट पर ही सीमित करके छोड़ेंगी। इसलिए जनता इंतजार कर रही है कि कब जो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाए। जी, वही परेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं और मैं उनसे सवाल भी ले लेती हूँ। भारतीय जनता पार्टी का नारा है इस बार 400 पार का, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी? यदि मैं हिंदी राज्य भाषाओं की बात करूँ, इधर के राज्यों की बात करूँ, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूती से दिखाई दे रही है। बंगाल और यदि साउथ की बात कर ले तो वहां पर किस प्रकार से इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी? देखिए, हम लोग बंगाल में भी बहुत मजबूत हुए हैं और साउथ में भी बहुत मजबूत हुए हैं। हमको पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से पॉलिसी गरीबों के लिए और जो लोग शोषित थे उनके लिए पॉलिसी जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने बनाया, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया और उसको परिणाम में बदला, उसके कारण से हम पूरे तरीके से मानते हैं कि हमारा अधिकार है लोगों से वोट पाने का और 400 पार जो एनडीए का और 370 बीजेपी का, इतनी सीट पाने का हमारा अधिकार है। हम निवेदन पूर्वक सारे मतदाताओं से निवेदन करना चाहते हैं कि तीसरे बार आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाइए। हमारी देश की जो इकोनॉमी 11वें से उन्होंने आज 5वें नंबर पे लाया है, उसको उठाकर वो तीसरे नंबर पे ले जाएंगे और 2047 तक जो है हमारा एक विकसित भारत बनेगा। उसके साथ हर एक घर में जो है गैस का कनेक्शन पहुंचेगा, हर जगह नल के कनेक्शन दिए जाएंगे, 3 करोड़ नए मकान बनाए जाएंगे। ऐसे बहुत सारे योजनाएं हैं जो गरीबों के हित में है और यहाँ की इकोनॉमी के हित में है। इस कारण से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा 400 पार का जो नारा है और 370 पार का नारा है, वो निश्चित रूप से हमारे पक्ष में लोग मतदान करने के लिए तैयार बैठे हैं। जी, जहाँ तक ये जी परेश जी, अब ये तो 4 जून को साफ हो ही जाएगा। जी दुलारी जी, जी एक सवाल कांग्रेस से मेरा, फिर विनोद जी की तरफ चलेंगे। देखिए, आप जब ये बात करते हैं राम मंदिर के, तो देश की जनता भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ती है, तो आपने क्यों नहीं बात की राम भगवान को टेंट से मंदिर तक ले जाने की? आपने क्यों नहीं बात की कि रामलला काल्पनिक नहीं? आप हल्फनामा देते हैं, जैसा कि बीजेपी लगातार आरोप लगाती है कि आपने कांग्रेस ने कोर्ट में, दोनों से मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो दोनों मेरे ऊपर आरोप ना लगाए कि मैं इस पार्टी का हूँ या इस पार्टी का। दोनों से मेरे तीखे सवाल है, आपसे भी तीखे सवाल है और साफ सवाल है कि क्या भगवान राम आपके दिल में बसते हैं या सिर्फ नहीं बसते हैं? जी शिल्पा जी, मुझसे सवाल है। जी शिल्पा जी, जी आप देखिए, आप ही के ऊपर बार बार आरोप लग रहे हैं। राम जो है हम सबके आस्था के प्रतीक हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप सभी हो, हर देश की जनता के हर एक व्यक्ति के आस्था का प्रतीक है तो भगवान राम है। परंतु कांग्रेस की विचारधारा ऐसी है कि कांग्रेस जो है धर्म के नाम पर
कभी भी उन्माद फैलाने की कोशिश नहीं करती है, धर्म के नाम पर राजनीति करने की कोशिश नहीं करती है। हमारी आस्था है, इसलिए भूपेश सरकार के दौरान में हमने कौशल्या माता मंदिर और राम वनगमन पथ बनाया है। तो इसका मतलब ही है कि हम हमारे सनातन धर्म पर विश्वास करते हैं और इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। और भगवान को पूजने में और भगवान के मंदिर जाने में मतलब सभी की आस्था जुड़ी हुई रहती है, जो हम सब रोज करते हैं। हमारे नेता हो, हमारे कार्यकर्ता हो, सभी रोज भगवान की पूजा करते हैं, उनके प्रति आस्था दिखाते हैं, अलग अलग टाइम में, अलग अलग प्लेटफॉर्म में और अपने व्यक्तिगत जीवन में शिल्पा जी दिखाते हैं। शिल्पा जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हैं आए थे छत्तीसगढ़, उन्होंने एक बयान दिया था शिव को लेकर के। तो क्या भगवानों में भी अब बंटवारा हो गया है? भगवान राम जो है भाजपा के हो गए और शिव जी कांग्रेस के? भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है, इसीलिए उनके दिए गए परिचय को मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। इनकी राजनीति की संस्था गिर गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने नाम और शिव डहरिया जी के नाम का सिर्फ परिचय देते हुए शिव भगवान का नाम लिया था। तो भगवान जो है वो आस्था का प्रतीक है, इसमें राजनीतिकरण करना अच्छी बात नहीं है। राजनीति मुद्दों पर होनी चाहिए, जनता की समस्याओं पर होना चाहिए। और मैं फिर से कहती हूँ कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान के ही मुद्दे होने चाहिए। जी परेश जी, क्या भगवानों में बंटवारा हो गया है? भारतीय जनता पार्टी राम के साथ है और कांग्रेस जो है शिव के साथ, क्या कहेंगे आप? धर्म पर लगातार बात हो रही है। जी, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था कि राम नाम का कोई पात्र हुआ नहीं, ये काल्पनिक पात्र है। इस कारण से राम भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, ये इनको मालूम होना चाहिए। इनके पार्टी के बड़े नेता कपिल सिब्बल जी ने कहा था कि रामलला जो है राम नाम की कोई प्रकार का कोई है ही नहीं कैरेक्टर, और ये जबरन का बीजेपी का फैलाया हुआ सब उन्माद है। तो ये जानते हैं इस चीज को। इसी कारण से जब वहां पर निमंत्रण भी दिया गया तो इन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया। ये राम विरोधी हैं, ये तुष्टीकरण वाले लोग हैं। वो एक जमात को अपने तरफ रखना चाहते हैं और बाकी जो वर्ग है उसके बीच में जाति जनगणना करा करके उनके बीच में फूट डालना चाहते हैं। जिस प्रकार से अंग्रेज यहाँ पर राज किए उस प्रकार से ये राज यहाँ पर चलाना चाहते हैं, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। जिस प्रकार जामिया इस्लामिया इन्होंने मैं बोलता हूँ का जो है रिजर्वेशन आया और उसके बदले मुसलमानों को उसका रिजर्वेशन दे दिया। कर्नाटक में जो है ओबीसी के आरक्षण में मुसलमानों को वहां पर उसके अल्पसंख्यक को भर्ती कर दी। तो जिस तरीके से पूरे देश में ये यहाँ पर मुस्लिम उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो और भड़का रहे हैं कि ये लोग संविधान को है नुकसान पहुंचाएंगे, संविधान को इसका हनन करेंगे, जबकि संविधान को नुकसान पहुंचाने का काम ये कर रहे हैं। बोलते हैं 50% का बैरियर हम तोड़ देंगे, जबकि संविधान ने 7। विनोद जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, विनोद जी से सवाल ले लेती हूँ। विनोद जी, क्या विकास के मुद्दों पर इस चुनाव में बात होनी चाहिए या धर्म को लेकर के राजनीति करनी चाहिए? क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है और विकास जो है इस बार बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो विकास को लेकर के इस बार बातचीत होनी चाहिए, क्या कुछ कहेंगे इस पर? अगर आप कंपटीशन में जाते हैं, चुनाव में अगर मैदान में जाते हैं, तो इसमें बहुत सारे मुद्दे होते हैं। विकास का मुद्दा होता है, जाति का होता है, धर्म का होता है, एजुकेशन का होता है, सब चीज का मुद्दा होता है। मैं माननीय वर्मा मैम से एक क्वेश्चन पोस्ट करना चाहूंगा। मैम, आप बोल रहे थे कि बीजेपी जितना सीट जीतेगी उससे एक सीट आप जीतेंगे, मतलब बीजेपी तो 11 का नारा दे रही है, तो मतलब आप 12 सीट जीतने की तैयारी कर रहे हैं क्या? दूसरी चीज, आपने बोला कि हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल पे काम कर रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता बूथ लेवल पे। तो मैं आपको एक चीज इंफॉर्मेशन करना चाहता हूं। पूरे रायपुर के चारों विधानसभा में कहीं पर भी कांग्रेस की पर्ची नहीं बटी है, वोटर लिस्ट। ये चीज है। आप बूथ लेवल की कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं। बूथ लेवल में कार्यकर्ता में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। बूथ लेवल के कार्यकर्ता में बीजेपी ने 2-2 बार पर्ची बांटा है, उनकी पर्ची 2-2 बार बट रही है। तो ये जो होता है ना, प्लानिंग होता है। विदाउट प्लानिंग आप बोलते हैं बूथ लेवल के आप जाइए और बूथ लेवल में पता लगाइए, उनकी कोई भी पर्ची नहीं बटी है। अगर पर्ची नहीं बटेगी तो कांग्रेस को वोट कहां से मिलेगा मैम? आप ये बताइए ना, जी कहां से मिलेगा वोट? चलिए, समय का अभाव है,
प्रदेश में 15 लाख कार्यकर्ता बूथ लेवल पर कार्य कर रहे हैं और भली भांति कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता हैं जो देश को आजादी दिलाने से लेकर के आज तक नवनिर्माण तक के कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से, और 11 और 12 की जो बात आप कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात कर लूं तो टोटल सीट यदि 11 है तो जितनी बीजेपी जीतेगी उससे ज्यादा का हम दावा करते हैं। जी चलिए, मतलब समय का 11 अगर 11 सीट आता तो 12 सीट जीतेंगे मतलब। जी विनोद जी, देखिए समय का अभाव है, मैं आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। सिर्फ नारा है और सिर्फ नारेबाजी से काम नहीं चलती, सिर्फ दावे से काम नहीं चलता है, प्रैक्टिकल मूल मुद्दों पर बात करना होता है। जी चलिए, आखिरी प्रतिक्रिया जो है मैं सबसे ले लेती हूँ। जी वही चलिए, परेश जी आखिरी प्रतिक्रिया जो है आप अपनी दे दीजिए। जी ये अभी जो 2 चरण के चुनाव हुए हैं उसमें हमारा एनडीए है, वो उसको जनता का जो आशीर्वाद मिला है उस हिसाब से हम 140 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। और अभी जो बाकी चरण के जो चुनाव हैं, जो अभी तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है, उसमें जो जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने काम किया है अपने 10 साल का, रिपोर्ट कार्ड भी थोड़ा बहुत मैंने आपको सामने रखने की कोशिश की है। और जिस प्रकार विष्णुदेव जी साई जी की सरकार ने मोदी की गारंटी को 80% पूरा किया है, और जिस तरीके से 5 साल में यहाँ पर लूट खसोट का राज जो है भूपेश बघेल की सरकार ने किया है, और दुनिया भर के घोटाले किए हैं जिसमें इनके बहुत सारे अधिकारी जेल के पीछे, जेल के शिकंजों में हैं, और बहुत सारे नेता जेल के शिकंजों में हैं। पूरे देश में जिस तरीके से इन्होंने लूटपाट मचाया था वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये सारी बातें यहाँ के लोग हैं, और किसानों को 31 शिल्पा जी फटाफट आप अपनी आखिरी प्रतिक्रिया दे दीजिए। शिल्पा जी, भ्रष्टाचार के झूठे आरोप देकर जिस हिसाब से इन्होंने विधानसभा चुनाव में ऐसे समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये इस बार फेल हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो विचार आया है, उसमें आदेश जो आया है, उसमें साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की गई है। तो ये झूठे आरोप और षड्यंत्र की राजनीति करने की कोशिश समझ गई है। तो आप ध्यान रखिए कि जब मेरे को बोलने के लिए बोला गया है तो मैं बोलना चाहता हूँ। आप अपने पारी में इतना ज्यादा बोल चुकी है, 90% जगह तो आप ही बोलती रही हैं और उसी बात को रिपीट करती रही हैं, क्योंकि आपके पास मुद्दा ही नहीं है, आप मुद्दा विहीन है। और आपके तो 40 से ज्यादा सब आपको समझ गई है। ये एक परिवार लोग हैं, और परिवारवादी लोग हैं, तुष्टीकरण वाले लोग हैं, और इन लोग खाली चंदा लेकर के अपने घर में रख लेते हैं और छत्तीसगढ़ को लूट करके पंजाब का चुनाव लड़ते हैं, असम का चुनाव लड़ते हैं, हिमाचल का चुनाव लड़ते हैं। ये सब यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है। जी वही हमारे साथ जो है दुलारे जी भी बने हुए हैं। दुलारे जी, आप अपनी आखिरी प्रतिक्रिया दे दीजिए फटाफट। दुलारे जी, ये नहीं होना चाहिए कि परिवारवाद में कौन आगे कौन पीछे। देखिए ऐसी बात करेंगे तो जय शाह भी अमित शाह के लड़के हैं, और खुद राजनाथ सिंह के लड़के जो है वो एमएलए हैं, पीयूष गोयल के लड़के हैं राजनीति में। तो सबके अपने अपने लोग हैं और सबके अपने अपना दायित्व है, और सब चाहता है कि सारे लोगों के लोग जो है वो आगे जाए। जी पर परिवारवाद से भी ज्यादा ऊपर का जो मुद्दा है वो देश के लिए स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, समुदाय का मुद्दा है। तो इन सब चीजों को दोनों ही पार्टियों को बताना चाहिए कि वो बेहतर शिक्षा कब तक लाएंगे। आज 70 साल हो गया देश को आजाद हुए, ना तो कांग्रेस एक अच्छा शिक्षा प्रणाली ला पाई है, ना बीजेपी ला पाई। जी जनता पार्टी। विनोद जी, मेरा दोनों से है कि अगर आप चुनाव पे आप फाइट करने जा रहे हैं तो सबसे मेन चीज होता है कि एजुकेशन सबसे बड़ा मेन पावर है, क्योंकि आप अगर किसी को एजुकेशन दे देते हो तो उसकी पूरी लाइफ बदल सकते हो। साथ में शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य के साथ साथ जो आपने अपनी एक मैनिफेस्टो तैयार किया कि हम वो करेंगे। तो मेरे दोनों से ये है कि अगर सरकार किसी की भी बने, लेकिन आप अपने वादे पे कायम रहिए और लोगों के लिए काम कीजिए। जी आप सभी मेहमानों का वीआईपी न्यूज में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार जो है तैयारियां की जा रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो यदि कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस भी लगातार इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार में जुटी हुई है और दमखम लगाते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल की इस चर्चा में इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।